पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके आंतरिक भाग को जानने के स्रोत क्या हैं? तो स्रोत, ये स्रोत दो प्रकार के। नंबर एक प्राकृतिक और नंबर दो गैर प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या क्या है? ज्वालामुखी और भूकंप, दो ये हो गए। तीसरा उल्कापिंड। इधर आ जाइए, गैर प्राकृतिक। गैर प्राकृतिक में हमने बात करी, नंबर एक तापमान, नंबर दो घनत्व दबाव, नंबर दो दबाव, और नंबर तीन घनत्व। तो यहां मैं सबसे पहले चर्चा किस पर करूं? गैर प्राकृतिक पर करूं, तब प्राकृतिक पर करूंगा। गैर प्राकृतिक जो स्रोत हैं वो क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। आइए देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम। तापमान। सामान्यतः पृथ्वी के अंदर जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हमें याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए हमें। एक बात ये हो गई। अब सोचिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है, ये ऊपरी लेयर है। इस ऊपरी जो क्रस्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे भूपरपटी, भूपृष्ठ या क्रस्ट, इसकी मोटाई 32 किलोमीटर मानी जाती है। 30 से 32 किलोमीटर किसकी मोटाई मानी जाती है? क्रस्ट या भूपृष्ठ की। अब 32 किलोमीटर का मतलब होता है 32,000 मीटर, और 32,000 मीटर पर टेम्परेचर कितना होगा? 1000 होगा कि नहीं? 32,000 मीटर पर 1000 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होगा। इतने टेम्परेचर पर तो भूपरपटी क्या हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। और अंदर जाएं तो अंदर केंद्र कितना है? भूपृष्ठ से केंद्र की गहराई लगभग 6371 किलोमीटर है। जब भूपृष्ठ में टेम्परेचर इतना हो गया तो फिर केंद्र तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो क्या ऐसा संभव है? तो कहा भाई ऐसा संभव तो नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? तप्त आग का गोला हो जाएगी। तो ये कहा गया कि पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर तो बढ़ता है, टेम्परेचर तो बढ़ता है, लेकिन अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने की दर कम हो जाती है। फिर भी केंद्र में हजारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक जो आंतरिक भाग है ना,
वो कैसा है? वो तप्त है। कैसा है? तप्त। कैसा है? तरल है। तरल, तरल स्थिति में है। ये देखिए आप, लिक्विड फॉर्म में है। एक बात तो ये हो गई, तापमान के आधार पर ये पता लगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। क्लियर है? अब देखते हैं दबाव क्या कहता है। अगला क्या है? दबाव। दबाव की बात करें तो, दबाव की बात करें तो ये कहा जाता है भूपृष्ठ से केंद्र की ओर बढ़ने पर, केंद्र की ओर बढ़ने पर लगातार दबाव बढ़ता है। बाहरी जो लेयर्स हैं उनका दबाव कहाँ पड़ेगा? केंद्र पर पड़ेगा, तो दबाव यहाँ बढ़ जाएगा। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर? लिखेंगे सतह से केंद्र की ओर जाने पर, सतह से केंद्र की ओर जाने पर दबाव लगातार बढ़ता है। लगातार बढ़ता है। दूसरी बात देखिए, अब जब दबाव बढ़ेगा, जब दबाव बढ़ेगा तो गलनांक पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, गलनांक बिंदु बढ़ेगा। देख रहे हैं? बढ़ेगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी पृथ्वी पूरी तरह से कैसी नहीं है? तरल नहीं है। क्योंकि गलनांक बिंदु किसने बढ़ा दिया? दबाव ने। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना बढ़े हुए दाब के कारण कैसी है? अर्ध तरल है। इसकी वजह से कैसी है पृथ्वी? अर्ध तरल। ये बात निकल कर आई। आप देख रहे हैं दबाव लगातार बढ़ रहा है। दबाव के बढ़ने से, प्रेशर के बढ़ने से बाहरी लेयर का घनत्व कुछ और होगा और केंद्र का घनत्व कुछ और होगा। तो औसत घनत्व पहले देख लें हम। औसत घनत्व की बात करें तो 5.5, लेकिन जब सतह से अंदर की ओर जाएं तो, सतह से अंदर की ओर जाएं तो स्थिति क्या होगी? तो घनत्व लगातार बढ़ेगा। भूपृष्ठ का या कहिए न्यूनतम घनत्व कितना दिख रहा है? 2.5 और केंद्र का 11 कितना? 11 के आसपास। तो इस तरह से हम तापमान, दबाव और क्या? घनत्व, इन तीनों के आधार पर निष्कर्ष ये निकल कर आता है क्या? कि पृथ्वी के अंदर का तापमान अधिक है, तापमान अधिक है, दबाव अधिक है, घनत्व अधिक है, और इसकी वजह से पृथ्वी अंदर कैसी है? अर्ध तरल है। अर्ध तरल पृथ्वी है। कौन कौन से हैं? एक कौन सा है? ज्वालामुखी, और दूसरा भूकंप, और तीसरा
उल्का पिंड। देखिए सबसे पहले उल्का पिंड की बात कर रहा हूँ मैं। उल्का पिंड जब उठा करके उनकी प्रोफाइल काटी गई तो पता लगा उसके अंदर क्या निकला, उसके अंदर प्याज की भांति लेयर्स निकली। तो ये तो निश्चित है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो उल्का पिंड ने क्या साबित किया कि पृथ्वी परतदार है। ये देखिए बहुत सारी लेयर से बनी हुई है, ये तो उल्का पिंड है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब ज्वालामुखी क्या साबित कर रही है। अगर हम सीधे ज्वालामुखी देखें तो हमें ये एहसास होगा कि पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है, तरल है, लिक्विड है। हाँ, मेटियोर्स। पृथ्वी के ज्वालामुखी को प्रत्यक्ष देखें हम तो हमें क्या एहसास होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया चल रही है, लावा बाहर निकल रहा है। इसे देख, इस नज़ारे को देखकर क्या लगेगा हमें कि पृथ्वी के अंदर तो क्या है, तरल लावा है, तरल मैग्मा है। और पृथ्वी अंदर कैसी है, पूरी की पूरी लावा से भरी हुई है, वो निकल रहा है। तो दिमाग में एक नई तस्वीर बन गई, नहीं बन गई, कि पृथ्वी अंदर ऐसी होगी। तो ये पता लगाया गया कि किसी चैम्बर विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में ऐसे तत्वों की अधिकता है, रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता है जो एनर्जी रिलीज करते हैं और वहाँ एनर्जी स्टोर हो जाती है। और उसके बाद जब कभी ऊपर पट्टी कमज़ोर पड़ती है तो तोड़ करके वो लावा लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसलिए ज्वालामुखी भी पूरी तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का भीतर स्रोत नहीं है। नंबर 3, भूकंप। भूकंप देखेंगे, भूकंप क्या है, इसकी बात करेंगे। देखिए ये पृथ्वी है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये कोर है। तो इसे लिखेंगे भूपर पटी, ये लिखेंगे मेंटल, इसे लिखेंगे कोर या क्रोड, एक ही बात है। भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है, भूपर पटी में। भूपर पटी से, भूपर पटी से देख रहे, भूकंप की उत्पत्ति कहाँ हुई, भूपर पटी में। यहाँ से वेव्स उत्पन्न होंगी, यहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होंगी और ये भूकंपीय तरंगें चारों तरफ माध्यम में गमन करेंगी, फैलेंगी। तो देखो यहाँ से चली, ये देखो, ये और जो ऊपर गई वो ये किसमें, सरफेस में। जो सरफेस पे चली वो ये है। तो केंद्र में कौन सी चली, पी वेव कहाँ चली, केंद्र में। जो केंद्र में नहीं गई उसका नाम क्या है, एस वेव। जो केवल भूपर पटी और मेंटल में चली वो है एस वेव, एस वेव। और जो धरातल पर चली, सरफेस चली, उसे कहते हैं एल वेव। तो कितनी तरंगें उत्पन्न हुई, एल और उसके बाद पी और एस। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना जाननी है, तो एल से हमारा कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, पी और एस। पी
की क्या विशेषता है? ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है। पृथ्वी के आर पार चलती है। ये एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। ये कौन सी? पी तरंग। ठीक है, अब देखो यहां से चली और ये भूपृष्ठ में होते हुए, मेंटल में होते हुए कोर तक पार कर जाती है और चली जाती है। लेकिन एस की विशेषता क्या है? ये केवल ठोस में चलती है। किस में? ठोस में चलती है। इसका मतलब ये द्रव और गैस में नहीं चलती। ये पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक जाती है और उसके बाद क्या हो जाती है? ये समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है? एस वेव चली और कोर तक आई और क्या हो गई? फिर अंदर प्रवेश नहीं किया। बाहर चल रही है और आगे तक निकल गई, लेकिन कोर में अंदर इसने प्रवेश नहीं किया। यहां कह रहे हैं केवल ठोस में चलती है, लिक्विड में, तरल में नहीं चलती। तो अंदर नहीं गई है। अंदर क्यों नहीं गई? क्या अंदर का जो भाग है वो तरल है? एस तरंग ये साबित कर रही है कि वो तरल में नहीं चलती और कोर कैसी है? तरल है। इसलिए आगे नहीं बढ़ती और 2900 किलोमीटर तक चलने के बाद क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। चूंकि पृथ्वी का केंद्र या कोर कैसी है? तरल है। उधर तापमान पढ़ा हमने, तापमान से भी साबित क्या हो रहा था? तापमान से बात साबित हो रही थी कि आंतरिक भाग कैसा है? तरल है। दबाव ने अर्ध तरल साबित कर दिया था। तो इतने सारे सबूत देखने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल तो है, वो चाहे सेमी लिक्विड ही क्यों ना हो, अर्ध तरल ही क्यों ना हो, तरल तो है। ये कौन साबित कर रहा है? तापमान और एस वेव। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे बेहतर कोई स्रोत है तो वो कौन है? और भूकंप में भी सबसे बेहतर कोई स्रोत है तो वो कौन है? एस वेव। पी वेव क्या बता रही है? पी वेव ये बता रही है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर इसकी चाल में क्या आता है? अंतर आता है। किसकी? पी वेव की चाल में अंतर आता है। पी वेव की चाल में आने वाला अंतर इस बात को साबित कर रहा है कि अंदर भिन्न भिन्न घनत्व वाली लेयर्स हैं, परतें हैं, भिन्न भिन्न घनत्व वाली। तो हमने उधर उल्कापिंड देखा था, उल्कापिंड से क्या निकला? लेयर्स निकली थी प्याज की भांति। तो पी वेव अपनी चाल में आया अंतर परत होने का सबूत दे रही है। उल्कापिंड भी परत होने का सबूत दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है या नहीं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है। ये कौन साबित कर रहा है? पी वेव साबित कर रही है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल है, ये कौन साबित कर रहा है? एस वेव साबित कर रही है। ये हमें ये क्लियर हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी की रासायनिक संरचना, इसे दो आधारों पर देखेंगे, दो भागों में बांट लेते हैं इसे। नंबर एक क्या? भूपर्पटी
की रासायनिक संरचना, और नंबर 2 संपूर्ण पृथ्वी की रासायनिक संरचना। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, और कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। पहला क्या है? पहला भूपर्पटी क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम, ऊपर जो लेयर है ऊपर वाली पृथ्वी की, वो हम उसकी बात कर रहे हैं, क्रस्ट की। ऐसे चित्र बना के दिखाऊं मैं, तो ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर ये क्रस्ट है। ये अब केवल क्रस्ट की बात करूं मैं, केवल क्रस्ट की बात, भूपर्पटी की बात करूं, तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी रासायनिक संरचना क्या है भूपर्पटी की? तो उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। तो सर्वाधिक कौन है? ऑक्सीजन। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये परसेंटेज है इनका, कितने कितने परसेंट है, कितने कितने परसेंट है। अब सवाल ये बना कि सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जा रहा है, लेकिन सर्वाधिक धात्विक तत्व कौन सा है भूपर्पटी में? एल्युमिनियम। अब ऐसे ही कहाँ जाए हम, दूसरे सवाल पर आ जाए। सवाल दूसरा ये है कि संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, आप कंप्लीट अर्थ की बात करें, कंप्लीट अर्थ की बात करें, तो इसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकता है? देख रहे हैं आप, सर्वाधिक कौन है? संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक तत्व देखें तो वो है लोहा, और नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 इनकी ये परसेंट लिखी हुई है। अब सवाल ये पूछा यहाँ पर कि इनमें कौन सा तत्व, कौन सा आध्यात्मिक तत्व सर्वाधिक है? तो कौन है? सिलिकॉन। आध्यात्मिक है ना, और सर्वाधिक है। तो संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक कौन सा हो गया? भूपृष्ठ में सर्वाधिक तत्व कौन सा हो गया? ये सवाल उसने घुमा घुमा करके कई बार पूछे हैं। आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि धात्विक कौन सा है, अधात्विक कौन सा है, ये भी याद रखना है। भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन सा है और संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये हो गई रासायनिक संरचना। चलिए आगे, असंबद्धता। ये असंबद्धता क्या है? इसके लिए ये चित्र बना लें। ये केंद्र है, ये भूपृष्ठ है जिसे क्रस्ट बोला गया है, और ये मेंटल है, और ये क्रोड है या कोर है। अब क्या हुआ, ये भूपृष्ठ और मेंटल जब पी वेव पृथ्वी के अंदर गमन कर रही है, तो भूपृष्ठ में ऐसे चल रही है, और इसमें आते क्या हो गई, उसने अपनी गति में, अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी संरचना कुछ और है, इसकी संरचना कुछ और है। लकड़ी पर चोट करो तो आवाज़ कुछ और निकलेगी, लोहे पर चोट करो तो आवाज़ कुछ, ये अलग अलग आवाज़ें ये बता रही हैं कि इन दोनों में कोई तालमेल, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे आवाज़ें अलग अलग आ रही हैं। ऐसे ही कोई वेव जब गति करती है तो उसका जब माध्यम का नेचर बदलता है तो उसकी गति भी क्या हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि भूपृष्ठ का मेंटल से संरचना के अनुसार कोई संबंध नहीं है। भूपृष्ठ अलग है और मेंटल अलग है। इसका पता किसने लगाया? मोहरोविकिक ने। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मोहरोविकिक
असंबद्धता। मोहरोविकिक असंबद्धता। मोहरोविकिक असंबद्धता किस किस के बीच? भूपृष्ठ और मेंटल के बीच। सेम ऐसी ही कुछ सेम ऐसा ही कुछ कहाँ देखने मिला? मेंटल और कोर के बीच देखने मिला। और इसकी खोज किसने की? गुटेनबर्ग ने। तो क्या बोला हमने से? गुटेनबर्ग असंबद्धता। असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता किस किस के बीच? मेंटल और कोर के बीच। तो दो ये कुछ खास, ऐसी और भी हैं, लेकिन मैंने केवल आपको एक दिशा दी कि कुछ ऐसी असंबद्धता मिलेंगी आपको जिन्हें जान लेना है कि वो असंबद्धता है क्या। तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण असंबद्धताएं हमें याद रखनी है। कोनराड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। मोहरोविकिक असंबद्धता, क्रस्ट और मेंटल। रेपटी असंबद्धता, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। गुटेनबर्ग असंबद्धता, मेंटल और क्रोड। लेहमैन असंबद्धता, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। कई बार पूछी गई है, रट लेनी है, छोड़ना नहीं है।